हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारे? पहली वीडियो अपन ने पढ़ी थी, चैप्टर पता है अपन ने कौन सा पढ़ा था? एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात की थी। इसके अंदर अपन ने क्या बात की थी बेटा? वृत्त। वृत्त क्या होता है? तो मैंने परिभाषा दी थी वृत्त की कि समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनाए गए पाथ को वृत्त कहा जाता है। आई बात समझ में? निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, जबकि निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। याद है? इसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो पाथ बनता है उस पाथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेते हैं ए और बी तो क्या बनता है? चाप। चाप छोटा है तो लघु चाप, चाप बड़ा है तो दीर्घ चाप। चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और जीवा वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है बेटा? दो भागों में। और दोनों भागों में छोटा भाग क्या कहलाता है? लघु जीवाखंड या लघु वृत्तखंड कहलाता है, जबकि बड़ा भाग क्या कहलाता है? दीर्घ जीवाखंड या दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अपन ने बात कही थी कि अगर वृत्त की जीवा को केंद्र के पास लेके जाया जाता है, जो जीवा की लंबाई बढ़ती है। अगर वृत्त की जीवा को केंद्र से दूर लेके जाया जाता है तो जीवा की लंबाई घटती है। वृत्त की एक जीवा ऐसी होती है जब वृत्त के केंद्र से गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो अगर आपसे बेटा कोई पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? व्यास है। आई बात समझ में? अगली बात करूं कि वो कौन सी जीवा है जो केंद्र से गुजरती है, तो वो भी व्यास है। अरे वो कौन सी जीवा है जो त्रिज्या का 2 गुना होती है, वो भी व्यास है। फिर अपन ने व्यास का फॉर्मूला दिया था 2 इंटू त्रिज्या। फिर अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल दिया था पाई आर स्क्वायर। फिर आपने वृत्त की परिधि दी थी, क्या आई थी? 2 पाई आर। फिर वृत्त का परिमाप दिया था 2 पाई आर। मैंने कहा अर्धवृत्त की बात की थी। अर्धवृत्त में मैंने कहा था कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर थी। मैंने आधे वृत्त की परिधि कितनी लिखी थी? आधी परिधि पाई आर, लेकिन आधी परिधि में क्या ऐड था? डायामीटर। हाँ, व्यास था, तो आधी परिधि प्लस व्यास मतलब पाई आर प्लस व्यास। और व्यास की वैल्यू कितनी थी? 2 आर। तो क्या आया था? अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2 आर। इसको आगे सोल्व किया था तो 36/7 आर आया था। क्लियर? फिर अपन ने सकेंद्रीय वृत्त की बात की थी कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। हाँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 से लिखते हैं, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 से लिखा जाता है। सकेंद्रीय भाग का क्षेत्रफल कितना आया था? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। मैंने कहा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो मैंने कहा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से ओपन किया था, तो क्या लिखा था? एक बार R1 प्लस R2, एक बार R1 माइनस R2 लिखा था। याद है? तो क्या आया था? सकेंद्रीय वृत्त का दूसरा क्षेत्रफल पाई R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2। याद है? इसके बाद अपन ने त्रिज्य खंड की बात की थी। मैंने कहा त्रिज्य खंड किसे कहेंगे? तो मैंने कहा वृत्त की दोनों त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहा जाता है। अगर त्रिज्य खंड छोटा है तो लघु त्रिज्य खंड, जबकि अगर त्रिज्य खंड बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। मैंने कहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आया था? तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा भाग का निकाल रहे थे, और पूरे वृत्त के अंदर कितना एंगल बनता था? 360 डिग्री का। तो थीटा भाग का 360 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। याद है? अगली बात अपन ने कही थी कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो मैंने कहा कितना आया था? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई दे रखी है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 1/2 L इंटू आर। और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और एक चौथा फॉर्मूला अपन ने और बात की थी कि चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद है? यहां तक की सारी बातें अपन ने कर ली थी।
अपन ने इस चीज का रिवाइज कर लिया। आपको उम्मीद है पूरी बात क्लियर होगी और मुझे आप सबके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आपने घर पे जाके जब इनको पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। इसी चैप्टर के अंदर एक आखिरी टॉपिक और बचा हुआ है जिसको अपन वृत्तखंड कहते हैं बेटा। तो वृत्तखंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृत्तखंड की। वृत्तखंड या इसको बोलते हैं जीवाखंड। वृत्तखंड या जीवाखंड किसे बोलेंगे? वृत्तखंड या जीवाखंड। तो मैंने कहा देखो क्या होता है, मैंने कहा वृत्त की जीवावृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिए। कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र हो गया O, मैंने कहा ये कोई जीवा हो गई AB, ठीक। और ये वृत्त को दो भागों में विभाजित करेगी। छोटे भाग को क्या बोलेंगे? लघु जीवाखंड। जीवा या वृत्त खंड बोलेंगे। आई बात समझ में? जबकि बड़े भाग को क्या बोलेंगे? दीर्घ जीवाखंड। आ गई बात समझ में? अब मैंने कहा आपको क्या निकालना है? इस जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कहा एक कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, हाँ, और अपन ने क्या किया? रचना कर दी। बिंदु O को A से और बिंदु O को B से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया तो दोनों त्रिज्या हैं, ये भी R और ये भी R, इनके बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा, वो मान लिया अपन ने थीटा बना। तो देखो ये OA एक त्रिज्या, AB एक आर्क और BO भी त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्याओं और चाप के द्वारा बने भाग को क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल बनेगा। तो मैंने कहा जीवाखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? जीवाखंड का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिख सकते हो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में? अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस। अब बेटा यहां पे जो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। OA और OB क्या है? RR है वृत्त की त्रिज्या। तो ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब हालांकि अभी तक आपने समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखा है, तो अभी वर्तमान स्थिति में अपन क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। जब 12वीं कक्षा में आप जाओगे और वहां पे सदिश नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे हम इस चीज का प्रूफ करवाएंगे आपको, वहां सिखाते हैं, इसका प्रूफ वहां सिखाते हैं। तो अभी याद रख लेना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? यहाँ पे R² sin थीटा से निकालोगे। और ये काय का सूत्र आएगा हमारे पास? जीवाखंड का क्षेत्रफल। जीवाखंड का क्षेत्रफल। तो आपसे कोई पूछे कि जीवाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस R² साइन थीटा। आ गई बात समझ में? यहां पे देखो साइन की कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। आने वाले टाइम पे जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति, वहां पे सिखाऊंगा। तो मैंने कहा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और एक कई बार काम आ जाता है साइन 120 डिग्री, वो भी 1/√3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे चैप्टर, तो उसके अंदर मैं आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। 7वें नंबर का चैप्टर है आपके त्रिकोणमिति, उसके अंदर मैं सारे मान निकालना सिखाऊंगा, कैसे आता है कैसे नहीं आता है। अभी फिलहाल अपन इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बेटाओं? कर लोगे? चलो, मैंने कहा अगर ये त्रिज्यखंड छोटा है तो ये कैसा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड, लघु जीवाखंड। अगर ये जीवाखंड कैसा है? छोटा है तो लघु जीवाखंड, और जीवाखंड बड़ा है तो दीर्घ जीवाखंड। अब मेरे को दीर्घ जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालना है मान लीजिए, तो क्या करूंगा कि सर पूरे वृत्त में से इस लघु को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? दीर्घ। तो मैंने कहा दीर्घ जीवाखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ जीवाखंड का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। अब एक बच्चे के मन में ये आ रहा है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब लघु जीवाखंड है, कब दीर्घ जीवाखंड है?
कब लघु त्रिज्य खंड है, कब दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये कोण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थीटा का मान क्या है 180 डिग्री से छोटा, तो हमेशा क्या बनेगा, लघु बनेगा। क्या बनेगा, लघु, चाहे वो त्रिज्य खंड हो चाहे वो जीवा खंड हो। तो मैं लिख सकता हूं लघु जीवा खंड बनेगा। अगर थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर है तो मैंने बताया था अर्धवृत्त बनेगा। वापिस से, थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा है तो क्या बनेगा, दीर्घ जीवाखंड बनेगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगी। क्या यहां तक की बातें अगर क्लियर होगी है तो फटाफट से एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, किताब में से प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब प्रश्नावली 12.1 के लिए बात करते हैं। अगर आपको बात करें प्रश्नावली 12.1 का एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको देखो लिखने में कोई परेशानी है फॉर्मूले वगैरह तो आप लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाया करो, है ना भाई। तो प्रश्नावली 12.1 की बात करो तो इसके पहले क्वेश्चन से अपन सीखते हैं। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया है, आसान है चैप्टर, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन में बिल्कुल विश्वास रखना है कि मुझे सीखना है और सीखने की दृष्टि से पढ़ना है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है कि आपको अगर प्रश्नावली के सारे सूत्र याद ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। पहला प्रश्न देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से ना। देखो क्या बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तें जिनकी त्रिज्याएं क्या है, 19 और 9। तो पहले वृत्त की त्रिज्या बड़ी है तो R1 को लिखेंगे 19 सेंटीमीटर और R2 को लिखेंगे बेटा 9 सेंटीमीटर। क्लियर, ये ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है। दो वृत्त दे रखे, दोनों की त्रिज्या दे रखी। आगे क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है और फिर भी क्या पूछा है, नए वृत्त की त्रिज्या पूछी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या बोला है कि दो वृत्त हैं जिनका क्या दे रखी है, त्रिज्या 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि उस नए वृत्त की परिधि किसके बराबर है, इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा तीसरे वृत्त की परिधि नहीं दे रखी तो मान लेते, माना नए वृत्त की परिधि R सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है कि नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, क्योंकि बोला है ना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि किसके बराबर है, दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। तो दो वृत्त जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, एक की 19 है एक की 9 है, तो दोनों का क्षेत्र परिधि क्या आएगी 2 पाई R1 पहली का और दूसरी का 2 पाई R2, क्योंकि पहले वृत्त की परिधि के लिए त्रिज्या R1 है और यहाँ पे त्रिज्या R2 है। ठीक, नए वृत्त की परिधि कितनी आएगी 2 पाई R, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या मानी थी R, 2 पाई कॉमन ले लें तो ये R1 प्लस R2, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाता है तो R बराबर R1 की वैल्यू 19 है बेटा और ये 9 है, तो R बराबर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। बताओ आसान है कि नहीं है पहला प्रश्न। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दो वृत्तों की त्रिज्या है R1 और R2, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्या दे रखी थी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि किसके बराबर है, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मतलब एक नए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी जिसकी परिधि किसके बराबर थी, दोनों वृत्तों की परिधि के योग। तो नए वृत्त की परिधि क्या किसके बराबर लिख दी, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। सोल्व कर लिया, R की वैल्यू आ गई, त्रिज्या आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, वो क्या बोल रहा है इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। हाँ, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देखो भाई कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त दे रखे जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। मतलब वापिस से R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 कितना दे रखा है 8 और 6। अब क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वापिस से त्रिज्या ही पूछी है, किसकी, एक नए वृत्त की जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस बार क्या है,
नए वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के। पहले क्या था, नए वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर। तो मैंने कहा जो नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, उसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो गणित वाले बेटा क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना नए वृत्त की परिधि r सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग करना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या r1 है, तो इसके लिए त्रिज्या की जगह r की जगह क्या रख दूंगा, r1 और प्लस पाई r2 स्क्वायर। यहां से वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, नए का पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर r1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 64 प्लस 36, तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। अब यह r स्क्वायर है, आपको तो क्या चाहिए, r चाहिए ना, त्रिज्या चाहिए, तो क्या करेंगे, r बराबर वर्गमूल लेंगे 100 का वर्गमूल लिया तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार दोनों प्रश्नों को लिख लीजिए और इनके उत्तर लिख लीजिए। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से लिखेंगे, आराम से लिखने में कोई परेशानी नहीं करनी है, आपको सब कुछ लिखते रहना है। और आपको कोई भी परेशानी है आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्न क्लियर है। और वैसे हमें देखो यहाँ फायदा क्या होता है कि यहाँ 30 मिनट की क्लास जो होती है ना, वो 1 घंटे में कन्वर्ट होती है, क्योंकि मैं कभी कभार आपको लिखने का समय कम देता हूँ, तो आप पोज करके लिख लेते हो। तो ये क्या होता है, 30 मिनट का वीडियो लेकिन 1 घंटे सवा घंटे का बनता है। आई बात समझे, कई बार मैं 40 का भी बना देता हूँ। तो ऐसा टेंशन नहीं है, समय की बचत है और अच्छे से क्लियर होता है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि अगर कभी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा देख सकते हो, तो ये अपने को सारा फायदा यहां मिलेगा, ठीक है। तो ईमानदारी से बेटा मन से पढ़ना, मैं कह रहा हूं मजा आएगा आपको। गणित में मैं राजा बना दूंगा, मैं आपको सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टार लगेगा कि यार गणित की क्लास पढ़ रहे हैं बेटा। आई बात समझे। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगला प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है। एक प्रश्न नंबर 3 दे रखा है ना, ये क्या बोल रहे हैं, इसने बोला है आकृति, वो कृति मत समझ लेना ना, आकृति, कृति नहीं तो कोई सोरे तो अरे क्या बात है, कृति का नाम आ गया। हाँ अरे भैया छोरों को ज्यादा खुश होने की बात नहीं है ना, आकृति की बात चल रही है ना। तो आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तो आकृति कैसी है, पहले वो आकृति दिखाता हूं मैं आपको ना, आपकी कृति कैसी है वो आकृति दिखा देता हूं। तो ये आकृति है ना भैया, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप ध्यान से देखिए, ये आपकी आकृति है। कैसी आकृति है, ऐसी आकृति। और आप भी तो एक तीरंदाजी हो, हाँ आपको अभी एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, हाँ आपका भी लक्ष्य है कि नहीं है, गणित में 100 लाना है ना। तो आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। जिसके बाहर की ओर कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र। ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्षेत्र है, ठीक ठीक। कौन कौन से, गोल्ड, पहला वाला क्या है, गोल्ड है बेटा, फिर क्या है, रेड है, फिर क्या है, ब्लू है, ये ब्लू यहां पे ब्लू है, फिर क्या है, ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्या है, व्हाइट है, ये व्हाइट है। इस तरीके से आपके पास 5 पट्टे दे रखे हैं, है ना। इनमें से अंक अर्जित किए जाते हैं। अब देखो जब इस तीरंदाजी क्षेत्र के आप तीर लगाते हो, तो यहां मान लो तीर लगा तो इसके अलग अंक मिलेंगे, यहां तीर लगा तो ज्यादा मिलेंगे, अलग अलग अंक मिलते हैं ना। वो देखा होगा आपने, खेल देखा होगा ना, तो उसके अलग अलग अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, अब गोल्ड अंक वाले, जो गोल्ड वाला भाग है, ये गोल्ड वाला पूरा का पूरा है, इस गोल्ड अंक वाले भाग का क्या दे रखा है, व्यास। तो क्या दे रखा है, व्यास गोल्ड अंक का, किसका व्यास दे रखा है बेटा, गोल्ड का। तो यहां लिखो सबसे पहले गोल्ड
अंक का व्यास कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा गोल्ड अंक की त्रिज्या, इसको जी से लिख दे ताकि गोल्ड का नाम आ जाए। तो 21/2 मतलब क्या आएगा? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे क्या बोला है? तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब देखो हर एक पट्टी, ये गोल्ड तो पूरा आ गया। अब इसके अंदर की ये जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, अब ये रेड पट्टी आगे बाहर चिपका दी होगी, तो इस रेड पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5। अगली वाली क्या है? ब्लू पट्टी, इसकी भी चौड़ाई कितनी है? 10.5। अगली वाली क्या है? ब्लैक, इसकी भी क्या चौड़ाई है? 10.5। और अगली वाली क्या है? व्हाइट है, इसकी भी 10.5। तो हर एक पट्टी की चौड़ाई कितनी बेटा? 10.5 है। ठीक है, चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों के में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जहां जहां पे अंक प्राप्त होते हैं, इनमें से पांचों क्षेत्रों का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालने का मतलब समझते हो कि गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, इस रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, इस ब्लू वाली पट्टी का निकालना है, इस ब्लैक वाली पट्टी का निकालना है, और इस व्हाइट वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या बोला था क्वेश्चन ने कि आपकी आकृति 12.3 में तीरंदाजी के क्षेत्र दे रखे। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। गोल्ड का व्यास कितना दे रखा है? गोल्ड वाले अंक का, हाँ, उसका व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? हाँ, 21/2, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है बेटा? त्रिज्या होती है। तो मैंने कहा देखो गोल्ड अंक का क्षेत्रफल, अगर मैं कहूं गोल्ड अंक का क्षेत्रफल, तो गोल्ड अंक का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए आर कौन सी है? गोल्ड वाली आर लिख दी। तो कितना आएगा? पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 10.5 गुणा 10.5। 7 से काट दूं एक बार, 3 बच गया, 5 बार। क्लियर है क्या? अब देखो मैं गुणा करता हूं, तो पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 22 से करेंगे तो 15 को 5 से किया कितना आ गया? 75। 15 को 1 से किया 15, 1 अंक 0.2, गुणा किससे करना है? 22 से। 22 से करें तो देखो पहले 2 से कर लो, 2 से करते 2 पंजे 10 हो जाएगा, क्या 11 × 2 लिख सकता हूं ना। फिर 7 को 2 से किया 14 और 1 15, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 1 2 2 और 1 3, ये आ जाएगा। और इसको फिर किससे करना रहेगा? 11 से, क्योंकि 22 को मैंने 11 × 2 में तोड़ दिया। अब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 + 5 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3 2 अंक सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया? गोल्ड अंक का क्षेत्रफल आ गया। आ गई बात समझ में? गोल्ड अंक का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला क्या है? रेड अंक का क्षेत्रफल। कौन से का? रेड। तो रेड अंक का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो भाई, रेड अंक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखना, मैं इसके लिए छोटा सा फोटो बनाता हूं आपके लिए। पहले एक और, ये गोल्ड वाला और ये रेड वाली पट्टी। ये गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी? 10.5, और ये पट्टा कितना? 10.5 का, और ये वाला रेड भाग है, यही तो है। तो देखो ये आपको कैसा दिख रहा है? सकेंद्रीय वृत्त के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बेटा? सकेंद्रीय वृत्त के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? यहां से यहां तक की पूरी, ये R1, और R2 क्या है? ये वाली, ये आएगी कि नहीं आएगी? तो मैंने कहा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मैंने कहा आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए R निकालो, मतलब रेड भाग तक का त्रिज्या। तो रेड भाग, देखो रेड भाग तक की त्रिज्या कितनी आएगी? तो देखो गोल्ड तक की तो 10.5 थी, और 10.5 क्या था? पट्टा था, दोनों को ऐड किया तो 21 आ गया। क्लियर? अब क्षेत्रफल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? रेड का तो पाई, अब बड़ी त्रिज्या क्या है? RR का स्क्वायर माइनस RG का स्क्वायर। भाई क्या करें? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये रेड वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो बड़े वृत्त की त्रिज्या RR है, छोटे वृत्त की त्रिज्या RG है। क्लियर? मैंने कहा देखो पाई का मान 22/7, RR कितना? 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, याद है a + b और a - b। तो 22/7 एक बार प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 21 + 10.5 गुणे 21 - 10.5,
इससे कैलकुलेशन बेटा आसान होती है। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू कितना आ गया 31.5 इंटू यहाँ 10.5 बचेगा। देखो 10.5 को 7 से काटा था याद है, तो वापस काट दो, कितनी बार कटेगा 1.5। अब देखो इस 22 को आप चाहो ना ऐसे लिख लिया करो 11 इंटू 2, कैलकुलेशन आसान होती है 31.5 इंटू 1.5। अब देखो इस 2 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 30, तो 11 इंटू 31.5 वैसे 15 को 2 से किया तो 30 आ गया, लेकिन 1.1 अंक तो 3 रह गया। 3 को 5 से कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 को 5 से किया 15, 1 बचा, 3 को 1 से 3, 3 और 1 4, 3 को 3 से 9 और 1 अंक 11 का 11। अब किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते ना बेटा, तो मैं सिखाता हूं आपको ट्रिक। सबसे पहले पहली संख्या वैसी लिखनी है, फिर इसको आगे वाले में ऐड करना है, 5 और 4 9, फिर 4 को 9 में ऐड करो 13 का 3 कैरी 1 और 9 और 1 10, 1 अंक दशमलव का वो लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? तो ये किसका आ गया, रेड वाले का आ गया। अब मान लीजिए आपको किसका चाहिए, रेड के बाद ब्लू का चाहिए, ब्लू का चाहिए तो अब समझना मेरी बात को वापिस से, ब्लू का कैसे निकालेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है, दिख तो जाएगा भाई, यहां पे थोड़ा सा नहीं दिखेगा क्या, देखते हैं। ब्लू अंक का क्षेत्रफल, अब ब्लू अंक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने कहा देखो ब्लू अंक का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, हाँ ब्लू की रेडियस चाहिए, ब्लू तक के भाग की रेडियस चाहिए। तो मैंने कहा देखना भाई यहां से यहां तक की 10.5 थी, अब ब्लू की रेडियस निकालूंगा तो मैंने कहा एक और वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां से यहां तक 21 थी, अब 10.5 और ऐड करूंगा तो मैंने कहा ब्लू की त्रिज्या कितनी आएगी 21 प्लस 10.5 कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर। अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या करूंगा, देखो बड़ा वाला वृत्त इस बार क्या है मेरा ब्लू है, ये यहां से यहां तक का पूरा ब्लू, इसमें से रेड तक का माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये बिंदु बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये वाला भाग बचेगा, सिर्फ ये वाला देखो ये वाला बचेगा, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे को करना क्या है बेटा, सिर्फ इतना सा काम करना है कि ब्लू तक के क्षेत्रफल में से रेड तक का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा वही सकेंद्रीय वृत्त हो गया कि नहीं हो गया, बड़े वृत्त में से छोटा वाला रेड वाले तक का माइनस कर दिया, तो बड़ा वृत्त क्या है पाई आर आर का स्क्वायर माइनस आर, ब्लू तो बी है ना बेटा, आर बी का स्क्वायर माइनस आर आर का स्क्वायर। क्लियर, पाई का मान कितना 22/7, यहां से कितना आ गया 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, वापिस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 22/7 इंटू दोनों को ऐड करें तो 21 और ये ऐड करूंगा तो कितना आएगा 52.5 माइनस करूंगा 10.5, फिर 7 से काटेंगे 1.5 आ जाएगा। याद है इसको क्या लिखा था 2 इंटू 11, तो 2 तो उससे मल्टीप्लाई हुआ था 15 से, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ पे 52.5 और 2 को 15 से करते 30, 30 को 3.0 लिखा था, याद है। मैंने कहा 3 को 5 से किया 15, 1 बचा, 3 को 2 से 6 और 1 7, 3 को 5 से 15, 1 अंक छोड़ दिया और इंटू में 11, 11 से गुणा करने का तरीका है 5 में 7 को जोड़ा 12 का 2 1 कैरी, ऐसे लिखते ना पहले 5 में 7 को जोड़ा, तो ये तीर जिसके ऊपर आता है उसके ऊपर क्या लगता है, हाँ हासिल का लगता है, तो 5 लिख दिया, 5 और 7 12, 12 का 2 1 हासिल का, 8 पढ़ेंगे, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, अब क्या पढ़ेंगे 6, 6 और 1 7 और लास्ट में 1 का 1 वैसा लिखते हैं और 1 अंक छोड़ के दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये ब्लू का आ गया। ऐसे क्या ब्लैक और व्हाइट का आप निकाल लोगे क्या, ये आपके लिए बेटा होमवर्क हो गया। क्या हो गया, होमवर्क। अगर आपको आ जाता है तो करिएगा, नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लेना कि कैसे हुआ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन बेटा आप प्रयास जरूर करना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करें, एक बार वापस से इस क्वेश्चन को अपन बताएंगे पूरी तरीके से। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो 2 भाग बचे हमारे पास ब्लैक और व्हाइट, हाँ तो व्हाइट अंक का भी और ब्लैक अंक का भी क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाएंगे। ईमानदारी से घर पे सारे क्वेश्चन दोबारा करना, एग्जाम्पल ट्राई करना। कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आता है आप मुझसे पूछिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।